हे गाइस, प्रयत्न अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हमारी जो सीरीज़ चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, इतने सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, इसे आप कह सकते हैं, एक सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ तो आप इसे भारत का वकील भी कह सकते हैं। शब्द विच्छेद अगर हम इसका करें तो महान्यायवादी, वाद का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर तथ्य रखना, न्याय यानी न्याय से संबंधित तथ्यों पर बातचीत करना, सपोर्ट करना, और महा मतलब जो सबसे बड़ा हो, इसीलिए इसे कहा गया है भारत का महान्यायवादी। तो हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की पद की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी पूरे देश में अगर हम कानूनी अधिकार की बात करें, ठीक है, कानूनी राइट्स की जो बात करें अगर हम, तो उसमें सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने कहा अभी, जैसे मैंने बताया कि ये भारत के वकील के रूप में काम करता है। जनरली क्या होता है, देखिए कि अगर कोई व्यक्ति है, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, अगर किसी केस में उसे फंसता है या किसी मामले में उसके ऊपर कोई मामला दर्ज होता है, तो वो अपने लिए क्या करता है, एक वकील हायर करता है, जो उसका राइट है। तो इसी तरीके से भारत भी कभी जो है किसी राज्य संघ के साथ या राज्यों के राज्य विवाद में कभी भी अगर ऐसा होता है तो भारत जो है अपने लिए एक वकील पहले से ही चुन लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, महान्यायवादी। शॉर्ट में आप ये कह सकते हो जो महान्यायवादी है वो भारत का वकील है, आप ये कह सकते हैं। तो वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होता है। नियुक्ति और कार्यकाल की अगर हम बात करें, यहाँ पर किस तरीके से नियुक्ति की जाती है, क्या उसका कार्यकाल होना चाहिए, तो महावादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की क्या कर दी जाती है, नियुक्ति कर दी जाती है। क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन वह क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये ज़रूर उस व्यक्ति में देखी जानी चाहिए कि क्या ये व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर बन सकता है या नहीं। तो उसके लिए क्या योग्यताएं रखी गई हैं। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को बनाता है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये राष्ट्रपति को ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि कम से कम पहली जो नेसेसरी योग्यता है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति जैसे होती है, जो योग्यताएं एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं, वो सारी योग्यताएं उस व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए जिसे राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर बैठाना चाहता है या महान्यायवादी चुनना चाहता है। इसके अलावा वो भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 अनुभव हो, या तो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष उसने कार्य करे, और किसी भी हाईकोर्ट में, भारत के जितने हाईकोर्ट है हमारे पास, उनमें किसी में भी 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव हो, और या तो राष्ट्रपति के मतानुसार वो न्यायिक मामलों का व्यक्ति भी होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति को ये लगना चाहिए कि उसने क्या किया है, जो न्यायिक मामले हैं, जो न्यायिक शक्ति है, जो न्यायिक नॉलेज है, वो सारे उस व्यक्ति के पास है, और अगर भारत सरकार को कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो वो उन मामलों को अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। ये राष्ट्रपति के मत के अनुसार होने चाहिए। अगर ये क्वालिटीज एक व्यक्ति में मिलती हैं तो डेफिनेटली राष्ट्रपति उसे क्या बना सकता है, बिना किसी की परमिशन के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी चुन सकता है या महान्यायवादी बना सकता है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया, यानी कोई निश्चित कार्यकाल महान्यायवादी का यहाँ पर नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि लोकसभा का 5 साल, राष्ट्रपति का 5 साल, हालांकि उनमें भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज में कि उनका भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, पहले भी वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके कार्यकाल से कोई निश्चित नहीं है कि टाइम पीरियड, कोई फिक्स टाइम पीरियड या कोई डिजिट हमारे पास ऐसी फिक्स नहीं है।
इसके अलावा संविधान में उसको हटाने के लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है। हटाने से संबंधित अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि जैसे हम राष्ट्रपति को हटा समय अवधि से पूर्व हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग हम राष्ट्रपति पर लगाते हैं, या उपराष्ट्रपति से हम क्या करते हैं, राज्यसभा में विशेष बहुमत का संकल्प पारित करते हैं, फिर लोकसभा में भेजा जाता है, ठीक है, और अपनी साधारण सहमति से पास अगर हो गया तो उन्हें त्यागपत्र देना होता है। तो ये मूल व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं संविधान में और पदों के लिए, लेकिन महान्यायवादी पद के लिए हटाने के लिए कोई भी मूल व्यवस्था नहीं की गई है। हम इसका तात्पर्य ये लगा सकते हैं कि अगर कोई मूल व्यवस्था नहीं है तो क्या हो सकता है, तो ये राष्ट्रपति के पद पर प्रसाद पर्यंत पद पर अपने पद पर बना रहता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी को उसके पद पर उसे बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई ये सपोज किए कि वो काम सही से नहीं कर रहा है, या किसी मामले पर उसने कुछ अच्छे से प्रस्तुत नहीं किया भारत सरकार की तरफ से उस मामले को, या कुछ भी ऐसा मामला होता है जिसे राष्ट्रपति को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे जब चाहे तब उसे उसके पद से पदमुक्त कर सकता है, उसे हटा सकता है, या फिर वो राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त भी हो सकता है। ठीक है, इसी के अलावा एक परंपरा और भी है। देखिए यहाँ पर केवल परंपरा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि ये ऐसा होता ही है, लेकिन ये परंपरा बनी हुई है, इसका फॉलो किया जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। एक परंपरा बनी हुई है। परंपरा ये बनी हुई है कि जब सरकार या मंत्रिपरिषद त्याग दे देता है तो उसे बदल दिया जाता है। भाई मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगी तो उसे बदल दिया जाएगा। आगे हम संसद में देखेंगे शैडो कैबिनेट उसे बोला जाता है, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी बनाती है, ठीक है, तो उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार से सिफारिश से ही होती है। यानी कि सपोज कीजिए किसी मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र देती है, सरकार गिर जाती है, ठीक है, और उसे जब वो सरकार गिर जाती है तो उसे सरकार ने अपना त्यागपत्र दे दिया, बदले में क्या होता है, उसे भी अपना त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि जो सरकार नई सरकार आएगी उसी की सिफारिश से राष्ट्रपति क्या करता है, उस महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। हालांकि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना आप। ठीक है, अगला, महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है, जो वेतन भत्ते हैं, वो भी तय नहीं किया गया है। वो भी कौन तय करता है, केवल राष्ट्रपति द्वारा ही क्या किए जाते हैं, वो निर्धारित किए जाते हैं। कार्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हमने उसे प्रदान की गई हैं। तो भारत सरकार को विधि संबंधी, विधि मतलब कानून, भारत सरकार को कानून संबंधी या विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। यानी राष्ट्रपति ने अगर कोई सा मामला जो किससे संबंधित है, भारत सरकार से संबंधित है और भारत सरकार के अंतर्गत कानून से संबंधित है, तो ऐसे विषयों पर वो राष्ट्रपति को क्या देता है, सलाह मशवरा देता है, परामर्श देता है। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होता है। यानी अगर भारत सरकार से संबंधित कोई सा मामला है, कोई सा विवाद है जो भारत सरकार पे चल रहा है या भारत सरकार से संबंधित है और उसे सुप्रीम कोर्ट में अगर पेश किया जाना है, तो वो किसकी तरफ से खड़ा होगा, भारत सरकार की तरफ से खड़ा होगा। जैसे हमने पहले भी अभी बताया कि वो हमने क्या कहा था, शॉर्ट फॉर्म में हम आप इसको समझने के लिए क्या कह सकते हैं, ये भारत का वकील है। जब भारत पर कोई मामला आएगा तो वो उसको वकालत कौन करेगा, उसका पैरवी कौन करेगा, महान्यायवादी के द्वारा उसकी पैरवी की जाएगी। अगला, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। यानी वो देश भर के जितने भी उच्च न्यायालय हैं वहां पर भी वो भारत सरकार से संबंधित अगर कोई भी मामला किसी राज्य सरकार में चल रहा है, राज्य संघ के साथ चल रहा है, तो किसी भी उच्च न्यायालय में जाकर उसकी सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा हमने उसे क्या क्या अधिकार दे रखे हैं, क्या क्या उसकी मर्यादाएं हैं। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। यानी पूरे भारत में जितने भी हमारी अदालतें हैं, जितने भी उच्च न्यायालय हैं, अदालतें हैं, छोटी अदालतें हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनमें जाकर भी यह अपना सुनवाई का अधिकार दे सकता है। सपोज कीजिए कोई केस अगर चल रहा है, ठीक है, कोई केस अगर सपोज करें किसी भी स्टेट का कोई केस है और वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जा रखा है, ठीक है, अगर महान्यायवादी ये चाहता है कि इस केस का फैसला उसी जगह पर जाए जहां इसको फाइल किया गया था या वहां पर जाकर इसका अच्छे तरीके से इस मामले को सुलझा जा सकता है, तो वो स्वतंत्र है, उसको अधिकार प्राप्त है कि वो वहां पर जाकर भी किसी भी न्यायालय में जाकर को उस केस की, उस मामले की सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसे संसद में के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा भी और लोकसभा में भी, बोलने
या कार्यवाही में भाग लेने तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर बैठने का अधिकार है। ठीक है, ये दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों में जा सकता है, दोनों में किसी डिबेट के ऊपर बातचीत कर सकता है, दोनों सदनों की जो कार्यवाही होती है, चाहे किसी विधेयक पर हो, किसी चीज के ऊपर हो, उसमें कार्यवाही में भाग भी ले सकता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है, उसमें भी क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, चाहे संयुक्त अधिवेशन हो, चाहे अलग अलग सदन चल रहे हो, वहां पर वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो वोट वहां पर नहीं डाल सकता। बातचीत कर सकता है, अपना तथ्य रख सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। ये हमने उसको थोड़ा सा प्रोपिस कर दिया है कि कोई सा भी मामला है जो भारत सरकार से संबंधित है, और अगर भारत सरकार को उसे रिप्रेजेंट करना है कहीं पर, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, हमारे पास हाई कोर्ट्स हो, कहीं पर भी अगर उसको भारत सरकार को रिप्रेजेंट करना है, तो वह उससे हट नहीं सकता या उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। यानी कि वो भारत सरकार के खिलाफ कोई मामला है तो उस पर चाहकर भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। अगला, बिना भारत सरकार की अनुमति के वो किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। यानी अगर सपोज करो कोई कंपनी के, जैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, कोई निदेशक बनाता है किसी कंपनी का, ठीक है, तो वो बिना सरकारी बन सकता है, लेकिन उससे पहले उसे भारत सरकार की क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा आज भारत के महान्यायवादी के बारे में या वकील के बारे में, ठीक है, कि कैसे नियुक्ति है, क्या कार्यकाल है, कार्य शक्तियां क्या होती हैं, और परीक्षा दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस, थैंक यू सो मच। आप अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो या वीडियो में आपको कोई कमी लग रही हो, ठीक है, कि जिससे आप चाहते हो कि कुछ कमी यहाँ पर हो रही है वीडियोस में, तो प्लीज़ आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें थोड़ा सा सजेस्ट करें कि किस तरीके से हम इस चैनल को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। We'll be right back.